सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल और जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में मैंने आपको समझाया कि कब भार ज़्यादा होता है और कब भार कम होता है। यानी भार वाला कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे। जल्दी से बता देता हूँ कि कभी भी आप चाहे चांद पे चले जाओ, चाहे झूले में चले जाओ, चाहे लिफ्ट में चले जाओ, आपका द्रव्यमान नहीं बदलता। बदलता है तो भार बदलता है। ठीक है। और ये हमने बल में पढ़ा था। अब बल के बचे हुए पार्ट कर लेते हैं और फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बचे हुए पार्ट जो है बल के, उसकी बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं मैं। क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं मैं कि एक लिफ्ट, वो भार वाला ही क्वेश्चन है। एक लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रही है। तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है। यानी भार कैसा महसूस होगा? कम, ज़्यादा, उतना ही, या कह नहीं सकते। ऑप्शंस लिख देता हूँ। आई थिंक तब तक आपके आंसर्स भी आ जाएंगे। पहला है बढ़ा हुआ, यानी उसको अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। दूसरा है कम। तीसरा है अपरिवर्तित। और डी है कि अनिश्चित रहेगा। यानी हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है अपरिवर्तित रहे, अनिश्चित रहेगा। अब यहां पर मैंने द्रव्यमान नहीं दिया है, भार तो बदलता है, मैंने भार ही दिया है। ठीक है। जैसा मैं एक्सपेक्ट कर भी रहा था कि व्यक्ति को अपना भार वेट ही कह रहा हूं। ठीक है, वेट ही बता रहा हूं। द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, परिवर्तित केवल भार होता है। सी ए है बढ़ा हुआ, सी है अपरिवर्तित, बी भी आ रहा है। हाँ अब सुनना, एक बात देखो, गलती यहीं पर हो गई। मुझे पक्का यकीन था कई जने गलती करेंगे और वो गलती की। देखो, एक बात सुनना, देखो, कभी भी क्वेश्चंस को, फिर कह रहा हूं, फिजिक्स के क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, गलती करवा देते हैं। आपको मैं क्यों कहता हूं कि जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स या इस तरह से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन दिख जाएं तो 2 बार पढ़ लेना। तो हमने पहले पढ़ा कि एक लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की तरफ आ रही है, तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति को अपना भार महसूस होता है। दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी कि भाई लिफ्ट में एक व्यक्ति खड़ा है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। एक्चुअली कई जनों ने पढ़ा भी होगा कई बुक्स में अलग अलग कि वो लिफ्ट नीचे आती है तो हल्का, लिफ्ट ऊपर जाती है तो भारी, और लिफ्ट रुकी हुई है तो अपरिवर्तित। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ते समय एक छोटी सी मिस्टेक जो कईयों ने की, वो ये थी, एक समान वेग। समान वेग का मतलब क्या है कि इसमें त्वरण, भाई समान वेग का मतलब कि त्वरण 0 होगा। एक समान वेग का मतलब क्या है कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, और वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब त्वरण ए क्या है, इसका 0 है। और आज के बाद ध्यान रखना, अच्छे से याद रखना, ये एक समान वेग से जब लिफ्ट चाहे नीचे आए चाहे ऊपर जाए, भार नहीं बदलता है। भार केवल तभी बदलेगा अगर मैं, जैसे कईयों के आंसर आए ना कि कम अनुभव होगा, वो कब आता? अगर मैं यहां ये लिखता कि एक लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित गति कर रही है, यानी नीचे की तरफ जब वो गति कर रही है तो उसमें त्वरण है,
या ऊपर की तरफ जब त्वरित गति करती है तब भी त्वरण होता है, लेकिन एक समान वेग से जब गति करेगी तब उसको अपने भार में परिवर्तन महसूस नहीं होगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, अगर ये एक समान वेग आए ना, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, भार में परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान में तो होता ही नहीं है, द्रव्यमान को तो हटाओ अलग। भार में भी परिवर्तन कब महसूस होगा? जब ये त्वरित गति करेगी, और जब ये ऊपर की ओर त्वरित गति करती है, साइड में ही लिख देता हूं, ऊपर की ओर त्वरित गति ऊपर की ओर त्वरित गति यानी कुछ न कुछ त्वरण होना चाहिए, यानी उसका वेग समय के साथ बदलना चाहिए। तो ऐसे में भार में वृद्धि, पहला केस। दूसरा केस, नीचे की ओर त्वरित गति, यानी नीचे की ओर जा रही है लिफ्ट और उसमें कुछ त्वरण है, यानी वेग समय के साथ बदल रहा है, तो भार में कमी महसूस होगी। और अगर वेग एक समान है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि त्वरण 0 है, त्वरित गति नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? सी, बोले तो अपरिवर्तित। ठीक है, झूले में भी यही रहेगा। झूले में भी जब वो, कई झूलों में कईयों को डर लगता है झूले में बैठने से, क्योंकि क्या होता है, जैसे वो एक वो झूला आता है ना, कई जैसे एग्जीबिशन मेले वगैरह में आपने देखा होगा, वो बोट वाला झूला होता है। बोट वाले झूले में क्या होता है कि आप जब इस बोट वाले झूले में बैठते हो, इसी तरह की कुछ बोट होती है, एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर ये गति करती रहती है, कभी इधर जाएगी कभी इधर आएगी। ये बोट वाला झूला, जिनको झूलों से डर लगता है उनको ये बोट वाला झूला थोड़ा आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर बैठने पे ही पता चलता है कि ये झूला कैसा है। और झूले में भी यहां पर बैठोगे तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। मजा तो क्या आएगा, अगर झूले से डरते हो तो ये प्लीज यहां पर मत बैठना, क्योंकि अब देखो झूला झूलते समय क्या होता है, जब ये बोट ऊपर की तरफ जाएगी इधर, तो इस व्यक्ति को ऊपर जाते समय तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो बोट नीचे की ओर जाती है उसको लगता है कि अंदर से कुछ आने वाला है, और कईयों के तो आ भी जाता, उल्टी कर देते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान देना, जब ये तेजी से नीचे की तरफ आई, कौन? बोट। बोट की जगह लिफ्ट भी तो बोल दो। लिफ्ट भी अगर तेजी से नीचे आती है, त्वरित गति करती है नीचे की ओर, तो भार में कमी, हल्कापन महसूस होता है। जब कईयों के, मैं कई बार झूले में बैठता हूं, मुझे भी इतना कोई झूले में बैठने का शौक नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं जो झूले में बैठते हैं उनके शक्लें देखता हूं, मुझे अच्छा लगता है पास में खड़े होकर। ऐसे लगता है कि उनके कुछ सांस ही अटक गई, वहीं के वहीं रह गए, फ्रीज हो जाते, लेकिन फिर भी बैठना है। फिर क्या चने खाने के लिए बैठे क्या वहां पर? खैर, ध्यान रखना, जब ये लिफ्ट नीचे की ओर आए या झूला नीचे की ओर आए, त्वरित गति, तेजी से नीचे आता है, उसका वेग बदलता है, उस समय वो भार में कमी महसूस होगी, और ऊपर जाते समय भार में वृद्धि महसूस होती है। तो जब आप ऊपर जा रहे थे ना, तब इतना डर नहीं लगता, वो नीचे आता है तब आपको डर लगता है। ठीक है। किसी पहाड़ी से सीढ़ियों से नीचे आने पर क्या कम होगा या अपरिवर्तनीय? देखो, सीढ़ियों में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे ही स्टेप लेते हो तो थोड़ा सा आपके गति में पॉज आ जाता है, लेकिन आप सीढ़ियों से, जैसे सीढ़ियों के पास में से सीधे नीचे कूद जाओ तो भारहीनता महसूस होगी। ठीक है। तो आगे बात करते हैं। एक बात ध्यान रखना कि यहां पर अगर ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो हमने भार में वृद्धि और कमी महसूस की। अब वो मैं तीसरी कंडीशन बता रहा हूं जो किसी के साथ भगवान न करे हो, लेकिन अगर यहां फिजिक्स में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि लिफ्ट की या लिफ्ट का तार टूट जाए, लिफ्ट का तार टूट जाएगा तो देखो, अब सुनना, एक कंडीशन एज्यूम किया करो, लिफ्ट का तार टूट गया, ये लिफ्ट थी, ये लिफ्ट का ऊपर वाला केबल टूट गई, तो अब क्या होगा, लिफ्ट नीचे गिरेगी, और अभी लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। जब लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे गिर रही है तो यानी नीचे गिरते समय उसमें जो त्वरण होगा वो त्वरण गुरुत्वीय त्वरण यानी जी के बराबर होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं इस पेन को भी छोड़ दूं
तो जब ये नीचे गिरता है इसके वेग में तो परिवर्तन हुआ। पहले अभी मेरे हाथ में पकड़ा हुआ तो इसका वेग 0 है, अभी मैं छोड़ देता हूं तो ये नीचे गिरा, इसका कुछ ना कुछ वेग तो हुआ। यानी पहले वेग 0 था और बाद में कुछ वेग था। वेग में ये जो परिवर्तन हुआ इसे ही क्या कहते हैं, त्वरण। और यहां पर जब ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नीचे गिर रही है तो ये गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा a, जिसका मान होता है 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पड़ चुके। यानी जब ये अब लिफ्ट नीचे की तरफ गिरेगी तो मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। यानी उस समय उसका भार हो जाएगा 0, यानी भारहीनता की अवस्था आ जाएगी, वेटलेस, भारहीनता की अवस्था आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? तो ये ध्यान रखना कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर, और जब लिफ्ट फ्री फॉल हो रहा है तब, ठीक है, ये चीजें कुछ ध्यान रखें, इनका ध्यान रखें। क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा सा, लेकिन क्वेश्चन में गलती यहां पर मत कर देना, ये एक समान वेग वाली। जब लिफ्ट एक समान वेग करेगी तब न तो कमी न अधिकता, अपरिवर्तित रहेगा। आंसर भी अपन ने लिखा है, कब बढ़ेगा कब कम होगा, कब 0 हो जाएगा भार, ये भी लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। द्रव्यमान और वजन में कोई अंतर नहीं है, द्रव्यमान और वजन सेम ही है। ठीक है, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। तो आगे बात करते हैं, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चाहे लिफ्ट की बजाय झूला कह दूं तो भी आंसर वही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल की बात पूरी हो गई। विद्युत चुंबकीय बल को हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बल के बाद एक और राशि आती है जिसे कहते हैं दाब, प्रेशर। दाब या प्रेशर की बात करते हैं। अच्छा, एक बात सुनना, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन इधर, इस क्वेश्चन का भी रिलेवेंट है इस टॉपिक के साथ। मानव रक्त दाब क्या होता है सामान्य? आपके ऑप्शन है ए 120/80 mm ऑफ Hg, बी 120/80 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। सी है 120/80 मीटर ऑफ, ये मीटर है, ठीक है, Hg, या डी 120/80 न्यूटन। क्या आंसर है? ए बी सी डी, जल्दी से आंसर बताएं। तब तक मैं इधर दाब के बारे में एक डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको उसके बारे में बता सकूं। उसका आंसर आप ए बी सी डी में देख सकते हैं। तब तक मैं इधर पृथ्वी अच्छा, आंसर आएगा ए, सभी का ही आएगा, मुझे लग भी रहा था ए ही आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो, बाकी सब में मैंने, भाई ये न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने सब में एक ही रखी है, 120/80, वो तो आपने पढ़ भी लिया था। खेल इसका था, भाई ये रक्त भी तो एक प्रकार का दाब ही डाल रहा है आपकी, है तो प्रेशर ही। तो प्रेशर की एक तरह से मैंने आपसे इकाई पूछ ली, और आप दाब का मात्रक पहले पढ़ चुके हैं, अभी यहां पर फिर पढ़ रहे हैं, पहले भी आप पढ़ चुके थे, mm ऑफ Hg में व्यक्त करते। भाई जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसमें हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं, वो इस तरह से एक खड़ी भुजा होती है और यहाँ पर वो वायर लपेटा हुआ रहता है, इससे संबंधित काफ होता है, और ये हवा भरने वाला पंप होता है। आप यहाँ पर देखते हैं इस तरफ एक ट्यूब होती है, नलिका होती है, कांच की नलिका, उसमें जो पारा होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। कभी बीपी खुद ने भी मेजर किया होगा या किसी को करते देखा होगा।
तो ये पारा ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे जो यहाँ पर बीपी को मेजर कर रहा है वो धीरे धीरे यहाँ से एयर को रिलीज करता है, ये पारा धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कुछ मार्किंग्स होती है, मैं तो नॉर्मल जो मार्किंग है वो ही ध्यान रख रहा हूं। ये जब अपन बात करते हैं ना 120/80 mm ऑफ Hg, 120 तो होता है सिस्टोलिक, 80 होता है डायस्टोलिक। यानी जब 120 यानी ये इतना हाइट का जो ये पारा भरा हुआ है, 120 तक जब आया यानी इतना जब पारा भरा हुआ था, तो इस कांच की नली में भरा हुआ ये पारा यहां पर तल पर जितना दबाव डाल रहा है, प्रेशर लगा रहा है, उतना ही दबाव हमारी रक्त नलिकाओं में बहता हुआ ब्लड लगाता है हृदय के संकुचन के समय। और प्रसरण के समय कितना हो जाएगा, ये केवल इतना सा, यानी ये 80 mm ऑफ Hg। अब ऊपर वाला हटा दो, केवल इतना ही पारा जो है ये आधार पर कितना दाब लगा रहा है, वही ये 80 mm ऑफ Hg ये हो जाता है। ये mm का मतलब क्या था, 120 मिलीमीटर की हाइट और 80 मिलीमीटर की हाइट, इतनी हाइट वाला पारा तल पर या आधार पर कितना दबाव लगाता है, यही था 180/20 mm ऑफ Hg का मतलब। और वही दाब अब मैं यहां पढ़ाने जा रहा हूं। भाई वो तो चलो ब्लड प्रेशर था, रक्त दाब था, यहां पर हम पढ़ते हैं सामान्य वायुमंडलीय दाब की बात कर लेते हैं। भाई हम बात करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर यानी वायुमंडल की कई परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल, आयन मंडल, कई प्रकार की परतें। अब इतनी जो वायु भरी हुई है यहां से लेकर ये यहां तक आपके सिर तक, ये जो वायु भरी हुई है, भाई वायु भी तो प्रेशर लगाती है, वायु में भी तो कुछ ना कुछ इसका, वायु का भी तो द्रव्यमान होगा। और जब ये इतनी सारी वायु आपके सिर के ऊपर है, यानी यहां पर आपके सर पर कुछ प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब कहते हैं इसे। या फिर जैसे मान लो ये एक कोई ब्लॉक है, ये मिट्टी में पड़ा है, ब्लॉक मिट्टी में पड़ा है, ठीक है, बालू मिट्टी है जिसमें वो धंस सकता है, इसके ऊपर आप वर्टिकली यानी लंबवत दाब लगाते हो, ऊपर से प्रेशर लगाते हो, ऊपर से इसे दबा रहे हो, इसे ही तो दाब कहेंगे। अगर मैं बल इस तरफ लगाऊं साइड में किसी तरफ, तो उसे दाब नहीं कहेंगे, प्रेशर नहीं कहेंगे। भाई कई बार चोट भी लग जाती है तो आप ऊपर से प्रेशर लगाते हो, ऐसे हाथ को खिसकाते थोड़ी हो। वर्टिकली यानी लंबवत जहां पर चोट लगी है वहां पर दबाव लगाते हो, वो दाब कहलाता है। अल्टीमेटली लगा आप बल ही रहे थे, लेकिन अब ध्यान देना, बल की कंडीशन हो गई है कि बल उस तल के जब लंबवत लगता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो उसे दाब कहते। लिख लेते हैं कि दाब या प्रेशर किसी सतह के, सतह सरफेस के लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत या परपेंडिकुलर लगता है। और भी समझते हैं इसकी परिभाषा, भी कंप्लीट परिभाषा नहीं है ये। परिभाषा को अगर मैं बात करूं सूत्र से, भाई ये दाब क्या होता है, P बराबर जो बल लग रहा है और जितने क्षेत्रफल पर यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। सुन लो, वापस बता रहा हूं, तरीका वही है, हर जगह ये यूज करूंगा। यहां पर मैंने बताया जब इस तरह से आपको फॉर्मूला दिख जाए तो नीचे वाली राशि को क्या कर लो, एक यानी इकाई कर लो। तो ए को कर लिया एक यानी इकाई, क्या कह सकता हूं कि इकाई क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल है ए बोले तो एरिया, क्षेत्रफल एफ बोले तो बल, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल किसके बराबर है, दाब के बराबर है। फॉर्मूला देखो, परिभाषा बना सकते हो, फॉर्मूले से मात्रक भी बना सकते हो। भाई ये F तो क्या है, बल, और A क्या है, क्षेत्रफल। यानी एक ऐसा फॉर्मूला बनाना जिसमें ऊपर तो बल रखना
और बटे में क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल को किस में नापते हो वो रख देना, आपके पास दाब का मात्रक आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो अब आगे बात करते हैं। देखो P बराबर, P बोले तो दाब, संवेग को भी P से ही दर्शा रहे थे हम, F यानी बल बटा क्षेत्रफल एरिया, ये क्षेत्रफल। तो पहले तो यहां इस फॉर्मूले से इसकी परिभाषा दे देता हूं। देखो कि किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल, इकाई मतलब एक मान लो, इकाई क्षेत्रफल का मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 मिलीमीटर स्क्वायर, एक मानना है भाई। नीचे 1 कर दोगे तो बटे में 1 करते ये F किसके बराबर हो जाएगा, दाब के बराबर। वही मैं लिख रहा हूं, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, अब वो शब्द जो था ना लंबवत, वो मैं यहां ला रहा हूं, देखना, लंबवत परपेंडिकुलर पौने। ठीक है, अब अगर अपन बात करें कि इस दाब का मात्रक क्या है, दाब का मात्रक, मात्रक यानी यूनिट की बात करते हैं। देखो ऊपर क्या है, बल, तो मैं ऊपर बल का मात्रक रख देता हूं, क्या आ जाएगा, न्यूटन। फॉर्मूला देख के ही मात्रक निकाला करो, रटा मत करो, रटोगे तो भूल जाओगे। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, बल, तो बल का मात्रक रख दिया न्यूटन। नीचे क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं। लंबाई इंटू चौड़ाई, मीटर गुणा मीटर क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, ये दाब का मात्रक होता है। पास्कल सबको रटा हुआ रहता है, इसलिए अब पास्कल लिख देता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर रटना नहीं है, फॉर्मूला देखा या परिभाषा देखी, सब कुछ आप आराम से खुद बता सकते हो। अब यहां इसकी विमा की भी बात कर लेते हैं, जल्दी से इसकी विमा भी बता दो भाई। विमा या डायमेंशंस क्या होंगी भाई, ऊपर न्यूटन की विमा रखो, नीचे मीटर स्क्वायर की विमा रख लो, कट कटाकर जो बच जाएगा वो दाब की विमा हो जाएगा। बताएं जल्दी से। दाब अदिश राशि है, ध्यान रखना, बल तो सदिश होता है लेकिन जो दाब होता है दाब अदिश राशि है, दाब अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। ठीक है, अदिश राशि। जल्दी से, हाँ अच्छा विमा आ रही है, वेरी गुड। अभी एक बार चेक कर लेना क्या आती है विमा। देखो न्यूटन की विमा हमने देखी थी, मैं भाई इसी से एक आगे से ही जोड़ता जा रहा हूं। न्यूटन की विमा यानी बल की विमा क्या थी, m1 l1 t-2, ये बल की विमा थी। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, मीटर का स्क्वायर, यानी ये जो l है, l की घात क्या कर दूं, 2 कर दूं। अब ये l की घात जब 2 ऊपर जाएगी तो कितनी किस में हो जाएगी, l की घात -2 हो जाएगी। -2 और ये 1 कितनी बच जाएगी, -1, यानी ये विमा क्या हो जाएगी, m1 l-1 t-2। क्लियर है, m1 l-1 t-2 क्लियर होगा। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं, l-1 होगा। ठीक है, तो एक से एक, कभी भी मैं फिर कह रहा हूं ना, ये दाब, और अपन ने पहले ही क्लास में हमने ये मात्रक विमाएं क्यों निकालनी सीखी थी, ताकि आगे जब मैं इस तरह से बताऊं तो आपको परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अरे प्रेशर कुकर में खाना इतनी जल्दी क्यों पका रहे हो, अभी तो प्रेशर कुकर वह ताप वगैरह में पढ़ लेंगे, क्योंकि भाई वहां पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पानी का बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। m1 l-1 t-2। ठीक है, तो ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दाब की बात हो गई।
अगर हम बात करें सामान्य वायुमंडलीय दाब की, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब को हम mm ऑफ Hg में व्यक्त करते हैं। यानी जब आप बात करते हैं ना कि वायुमंडलीय दाब, तो ये 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg में भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से नापते हैं, एग्जैक्टली इसको बैरोमीटर से नापते हैं, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं। बैरोमीटर से नाप लेंगे। तो ये दाब की बात हुई। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर मैं जैसे आपको एक कंडीशन बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बार भी इसी का मात्रक है, बार मिली बार भी दाब के मात्रक है, टॉर्क जो होता है वो भी दाब का ही मात्रक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, एक कोई ये पानी से भरा हुआ बर्तन है, पानी से भरा हुआ बर्तन है, इसमें यहां पर मैंने एक कोई पॉइंट ये यहां पर चुना, और मैं इस पॉइंट पर आपसे दाब पूछता हूं कि ये पॉइंट ए पर प्रेशर कितना होगा, यहां पर दाब P कितना होगा, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं इस ए पॉइंट पर। तो आप एक नॉर्मल वे में बता सकते हैं, कोई ज्यादा अभी फॉर्मूले में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर जो दाब लगेगा वो देखो, इतना ऊपर ऊपर ये जो पानी है, वो पानी जो इस सतह से ऊपर ऊपर है, वही तो इस पर दाब लगाएगा। इस पानी की जो ये भरा हुआ पानी है, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं क्या है, h है। पानी के अलावा कोई दूसरा द्रव भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दूसरा द्रव रखोगे या पानी भी रखोगे, इसका घनत्व यानी d, डेंसिटी, ये आपको पता होनी चाहिए। डेंसिटी d से डिनोट करते, और बाकी एक और बच जाता है g, वो होता है गुरुत्वीय त्वरण, यानी द्रव के अंदर गुरुत्वीय त्वरण या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पानी के या द्रव के अंदर किसी बिंदु पर आपको दाब नापना है। ये दाब ऊपर थोड़ा ऐड कर देता हूं कि द्रव के अंदर दाब वो H गुणा D गुणा G, जहां H क्या है, इस तल से, ध्यान रखना, इस तल से इस बिंदु की जो गहराई है, डेप्थ जो है, वो तो हो गई H। ये D क्या हो गया, इस जल का घनत्व हो गया, और G क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, यानी ये H D G। यहां पर हम बात करते हैं द्रवों के अंदर दाब की। ठीक है, H D G, H है उस सतह से, कई बार ध्यान देना, आपको पूरी बर्तन की हाइट दे दी और बोला कि तली से L ऊंचाई पर है, तो आप पूरे में से ये L घटाओगे ना, तब ये जाकर आपके पास ये H आएगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, गलती यहीं पर होती है और कहीं नहीं। घनत्व D है और G, इसमें तो कोई गलती होनी नहीं है। गलती यहां पर होती है कि हम ये जो H कहां से नाप रहे हैं, यहीं पर वो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है, अदरवाइज P बराबर H गुणा D गुणा G। अब यहां पर जो H क्या है, तल से गहराई है। ठीक है, ध्यान रखना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। H हो जाएगा कि सतह से, द्रव की सतह से बिंदु की गहराई
ठीक है, वो बिंदु या वो पॉइंट जहां पर हमें प्रेशर नापना है। वो 760 mm ऑफ Hg को 1 एटमॉस्फियर दाब भी कह सकते हैं, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। ये जो अपन ने पीछे लिखा ना 760 mm ऑफ Hg, इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं इसको। खूब सारे मात्रक होते हैं इस दाब के ही, और ये हमने द्रवों के अंदर दाब पता कर लिया, ठीक है। चलें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात गति और बल की कंप्लीट हुई। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आगे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक प्रकाश, लाइट, ठीक है, प्रकाश या लाइट की बात करते हैं। प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट अक्सर यहां पर सीधे से देखो क्वेश्चन आप भी जानते हैं, ज़्यादातर आपने कभी पुराने क्वेश्चंस देखे होंगे तो पता होगा। ज़्यादातर यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं परावर्तन, अपवर्तन वगैरह पर, या कोई घटना दे देंगे और उसका आपको एग्जाम्पल पूछ लेंगे कि कौन सी परिघटना में प्रकाश किस प्रकार की परिघटना दर्शा रहा है। यदि हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो अपवर्तन के कारण, साधारण सिंपल से क्वेश्चंस हैं। फिर लेंस वगैरह की बात करेंगे, अवतल लेंस उत्तल लेंस कहाँ पर प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कहाँ पर प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण में कैसा मिरर में कैसा इमेज वगैरह बनता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक वायुमंडलीय दाब का मान बताया ना 760 mm ऑफ Hg, ठीक है, 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। आगे बात करते हैं इसके बाद। तो यहां पर ध्यान देना कि प्रकाश या लाइट की बात करें तो देखो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाना इसके लिए दो शर्तें होती हैं। ये दो शर्तें हैं कि भाई जिस भी वस्तु को आप देख रहे हो, दैट मीन्स आप मुझे देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, वो आपके मोबाइल की या लैपटॉप की स्क्रीन में जहाँ पर भी देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन में या जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर लाइट खूब सारी। अगर मैं यहाँ से सारी लाइटें बंद कर दूँ, एकदम घुप अंधेरा कर दूँ, तो मैं क्या आपको दिखूंगा? क्या नहीं दिखूंगा। लेकिन अगर मैं बात करें, जैसे अब चलो ये तो कैमरे पर देख रहे हैं, अगर डायरेक्ट भी बात करें किसी बिल्कुल अंधेरे कमरे में, बिल्कुल डार्क रूम में, जिसकी दीवारें भी काली कर रखी है, दीवारें भी काली पोत रखी है, उसमें बिल्कुल भी कहीं से भी लाइट नहीं आ रही है, तो क्या हाथ को भी हाथ दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा। जहां पर हम ऐसे खड़े हैं जहां पर प्रकाश ही नहीं है, तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते। यानी देखने के लिए पहली कंडीशन है प्रकाश का होना। भाई प्रकाश नहीं होगा तो जिंदगी अधूरी सी है, जिंदगी में अंधेरा हो जाएगा। प्रकाश इसलिए जरूरी है। अब कई बार क्या होता है, प्रकाश होता है फिर भी हमें वस्तुएं नहीं दिखती है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान रखना कि बाहर धूप में खड़ी हुई कई बार, जैसे कोई कार है, ठीक है ना, कोई कार है, उस कार के जो शीशे हैं उस पर कोई फिल्म नहीं चढ़ा रखी, शीशे एकदम क्लीन है। तो कई बार हमें डाउट हो जाता है कि यार ये कार का शीशा ऊपर चढ़ा रखा है या नीचे उतार रखा है, हमें डाउट हो जाता है। यानी हमारी आंखें उस शीशे को देख नहीं पाई, इसका कारण क्या था? ये देखो, हम कोई भी वस्तु को क्यों देख पाते हैं? जैसे मेरे सामने एक ये वस्तु, मेरे सामने नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कोई एक वस्तु पड़ी है, ये दूसरा व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो लाइट तो है, लाइट की वजह से ये वस्तु तो दिखेगी, पहली कंडीशन तो पूरी हो गई। अब क्या हुआ, इस लाइट या प्रकाश किरणें जब ये इस वस्तु से टकराती हैं और टकराने के बाद वापस इस व्यक्ति की आंखों तक पहुंचती है, तब ये वस्तु दिखाई देती है। यानी दूसरी कंडीशन क्या है, सुनना, कि प्रकाश का उस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणों का हमारी आंखों तक पहुंचना, तब वो वस्तु दिखाई देती है। और यही क्रिया होती है परावर्तन, इसे ही कहते हैं परावर्तन, ठीक है।
तो प्रकाश का होना और दूसरा क्या होगा, प्रकाश किरणों का वस्तु से टकराकर हमारे या हमारी आंखों तक पहुंचना, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अगर गलती से भी ये वाली क्रिया नहीं हुई ना कि लाइट खूब सारी है, अब वो धूप में खड़ी हुई जो गाड़ी थी उसके कांच या जो शीशे थे वो हमें दिख क्यों नहीं रहे थे, क्योंकि जो सारा प्रकाश आ रहा था ना, जो भी सारी प्रकाश किरणें आ रही थी वो इसके आर पार जा रही थी, इससे टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। तो जब प्रकाश आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगा ना तो दिखेगा ही नहीं, आपको वो कांच नहीं दिखा। अब मैं आपको दिख रहा हूं क्योंकि आसपास जो सारी लाइटें हैं, प्रकाश किरणें मुझ पर गिर रही है और मेरे से परावर्तित होकर ये प्रकाश किरणें उस कैमरे में जा रही हैं, कैमरे में मेरी इमेज बन रही है और वो टेलीकास्ट हो रही है आपकी स्क्रीन पर, या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को देख पा रहे हो क्योंकि उसमें से भी लाइट आ रही है। तो प्रकाश के बिना तो जिंदगी अंधकार है, तो प्रकाश का होना जरूरी है और प्लस प्रकाश किरणों का उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचना भी जरूरी है, अदरवाइज आप वस्तु को नहीं देख पाओगे। कई बार ऐसा होता भी, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, अभी तो चलो फिर भी इतने मॉल्स वगैरह में ज़्यादा भीड़ नहीं हुई है अभी भी, बाकी क्या होता है कई बार मॉल्स में हम क्या देखते हैं कि बिल्कुल बड़े बड़े कांच के शीशे होते हैं, गेट जो होते हैं वो कांच के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कांच होता है, और कई बार व्यक्ति को लगता है कि बीच में कांच है ही नहीं, इतना क्लीन होता है वो, दिखता ही नहीं और जाकर धोड़ करते टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद अच्छा लगता है अरे यार बीच में कांच था। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता, ठीक है, इंडिया में अपने यहाँ इतने नीट एंड क्लीन कांच मिलना बहुत मुश्किल होता है, लोग रहने ही नहीं देते इतना। तो ये संसार, अरे ये बातें छोड़ो भाई, संसार में अंधकार है वगैरह, सब जगह ही उजाला है, देखने की देर है बस, ठीक है। चलो ये यहां पर बात हुई कि प्रकाश का होना प्लस वस्तु से टकराकर प्रकाश किरणें जब हमारी आंख तक पहुंचती है तब ये हमें वस्तु दिखाई देती है, और इसे ही तो अपन परावर्तन कहते हैं, यानी प्रकाश की एक परिघटना साथ में आ चुकी है। आगे अभी पढ़ते हैं इसको। अब दूसरी बात जहां पर अक्सर क्वेश्चन भी बनता है प्रकाश की प्रकृति पर, नेचर पर, नेचर ऑफ लाइट ड्यूअल होता है। भाई प्रकाश की प्रकृति जो है दोहरी होती है, प्रकाश अलग अलग समय में अलग अलग परिघटनाएं दर्शाता है, अलग अलग व्यवहार करता है, कभी परावर्तन करेगा, कभी अपवर्तन करेगा, कभी विवर्तन करेगा, कभी व्यतिकरण करेगा, कभी पूर्णांतरिक परावर्तन भी कर देगा, सभी अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो यहां पर हम जब देखते हैं कि प्रकाश की नेचर या तरंग प्रकृति है या कणों से मिलकर बना, इसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले डेकार्ट क्या है, वैसे एक्चुअली फिलोसोफर थे, आज से 500 साल पहले साइंटिस्ट नहीं होते थे, फिलोसोफर होते थे, दार्शनिक होते थे, वो सबको ही लपेट लेते थे। कैसे? हर चीज का ज्ञान देते थे, आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे, वैज्ञानिक ज्ञान भी देते थे, वो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग का भी ज्ञान कर लेते, इंजीनियरिंग भी पता होती थी, यानी सभी काम एक ही आदमी कर लेता था। ऐसे ही एक वेस्टर्न फिलोसोफर हुए डेकार्ट। डेकार्ट ने सबसे पहले बताया, सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों या पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। यानी ये जो प्रकाश है, प्रकाश भाई है क्या, ठोस, द्रव, गैस है क्या, एक्चुअली इसका नेचर क्या है, किस तरह से होता है। हम बात तो करें कि हाँ भाई प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, लाइट से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, आ कहां से रहा है, या इसका ये जो नेचर है वो कैसा है, इस प्रकाश के अंदर माल मसाला क्या है, ये बताने की सबसे पहले कोशिश की डेकार्ट ने। और डेकार्ट ने क्या बताया कि
प्रकाश छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से मिलकर बना। अब मैंने कहा ना, ये तो क्या थे, फिलोसफर थे, तो फिलोसफर को साइंस में इतना कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। लेकिन इनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, कौन थे, न्यूटन। न्यूटन ने गति में भी अपना योगदान दिया, प्रकाश में भी योगदान दिया। ये ऊपर वाली बात सेम की सेम न्यूटन ने रिपीट कर दी, और यहीं से ये एक प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के रूप में प्रचलित हो गया। और इस सिद्धांत के साथ नाम किसका जुड़ा, क्रेडिट किसको गया, न्यूटन को। लिख सकते हैं कि न्यूटन ने भी प्रकाश को छोटे छोटे कणों से मिलकर बना माना। मिलकर बना हुआ माना तथा इसे ही कणिका सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी या कणिकीय सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी कहा गया। काफी समय तक ये बात मान ली सबने कि हाँ भाई, प्रकाश छोटी छोटी, इतनी छोटी कणिकाओं से मिलकर बना है जो कि उनमें द्रव्यमान ही नहीं होता, यानी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना। और कणिकीय सिद्धांत का क्रेडिट किसको गया, ये न्यूटन को गया। हालांकि न्यूटन ने कॉपी पेस्ट किया था डेकार्ट की बात को। अब कई सालों तक ये चीज चलती रही, लेकिन दो साइंटिस्ट आए, थॉमस यंग व हाइगेंस। इन्होंने कहा कि भाई प्रकाश ऐसी कोई कणिकाओं वणिकाओं से मिलकर नहीं बना, प्रकाश तो तरंगों से मिलकर बना है। यानी इन्होंने तरंग सिद्धांत दिया, वेव थ्योरी फॉर नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की प्रकृति यहां तक तो चल रही थी कि कणिकाओं से मिलकर बना है, यानी पार्टिकल थ्योरी चली यहां तक तो। अब यंग और हाइगेंस आए जिन्होंने प्रकाश को तरंगों से मिलकर बना माना। लिख सकते हैं इन्होंने प्रकाश को तरंगों, वेव्स, यानी इन्होंने कहा कोई पार्टिकल वार्टिकल नहीं होते, कुछ वेव्स होती हैं लाइट में, तो कण वगैरह नहीं होते, वेव्स होती है। ठीक है इन्होंने प्रकाश को तरंगों से मिलकर बना माना, और यहीं से ये तरंग सिद्धांत इसे ही तरंग सिद्धांत या वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। इसे ही कणिकीय तरंग सिद्धांत या वेव थ्योरी कहा गया। कारण था, जो अलग अलग प्रकाश की परिघटनाएं होती है ना, उन सभी में देखा कि कभी अगर हम प्रकाश को कण मान लेते हैं, थॉमस यंग और ये हाइगेंस ने क्या बताया कि अगर मैं प्रकाश को कण मान लेता हूं तो मैं कई जो परिघटनाएं, यानी प्रकाश में जो अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, परावर्तन होता है, उसको हम इस कण मानकर ये इन परिघटनाओं की व्याख्या ही नहीं कर सकते। अगर ये कण है तो प्रकाश किस तरह से अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति करता है, या ये जो अपवर्तन की परिघटना होती है, इसको नहीं समझा सकते। तब जाकर बाद में कई साइंटिस्ट और भी आए, जैसे आइंस्टीन आए, मैक्स प्लांक आए। इन सभी ने मिलकर फिर बाद में बताया कि भाई प्रकाश कभी तो कणों के रूप में,
कभी तो तरंग के रूप में व्यवहार करता है, इसलिए प्रकाश की प्रकृति द्वैत प्रकृति कहलाई, डुअल नेचर कहलाया। अब बात बनती है कि सर यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको चार परिघटनाएं अपवर्तन, विवर्तन या प्रकाश विद्युत प्रभाव या आपको व्यतिकरण चार ऑप्शन दे दिया और पूछ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना में प्रकाश कणों के समान व्यवहार करता है, या निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाओं में प्रकाश तरंग के समान व्यवहार करता है। तो कभी तो कण कभी तरंग, ये ही द्वैत प्रकृति या डुअल नेचर या दोहरी प्रकृति कहलाती है। लिख लेते हैं, ठीक है। फोटोन्स के रूप में जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ऊर्जा के पैकेट, उन्हें फोटोन्स कहते हैं, ठीक है। यहां लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है कि कुछ परिघटनाओं, फिनोमिना, कुछ परिघटनाओं या फिनोमिना में प्रकाश कण के समान यानी पार्टिकल लाइक, कण या पार्टिकल के समान व्यवहार करता है, बिहेव लाइक अ पार्टिकल, तो कुछ परिघटनाओं में प्रकाश तरंग या वेव्स के समान व्यवहार करता है। इसे ही प्रकाश की दोहरी प्रकृति, प्रकाश की दोहरी प्रकृति या डुअल नेचर ऑफ लाइट कहते हैं। कहते हैं, ठीक है। अतः प्रकाश की प्रकृति दोहरी होती है, दोहरी या द्वैत होती है। नेचर डुअल या डबल नेचर, द्वैत बोल देते हैं, होती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि प्रकाश की प्रकृति तो देख ली, अब ध्यान देना प्रकाश जो है, प्रकाश का वेग या प्रकाश की चाल की बात करें, प्रकाश की जो चाल है डिपेंड करता है कि आसपास का माध्यम कैसा है, यानी ठोस है, द्रव है, गैस है या निर्वात यानी वैक्यूम है। निर्वात या वैक्यूम का मतलब जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम नहीं है, न वायु है, न ठोस है, न कोई द्रव है। यानी अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग भी क्या होता है, अलग अलग होता है, या उसकी चाल भी क्या होती है, अलग अलग। प्रकाश की चाल सर्वाधिक हम देखते हैं निर्वात में। कॉमन सा पॉइंट है, लगभग सभी को पता होता है, ध्यान रखना, लिखवा देता हूं। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में, निर्वात में 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अच्छा, एक बात और करें कि प्रकाश, ठीक है अपन ने बात कर ली द्वैत होता है, चाल इतनी है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में, तो कौन सी तरंगें हैं वो, तो ध्यान देना विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रकाश गति करता है। अब एक और नया टर्म आ गया हमारे पास, क्या कि विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है सर, क्या और भी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, वो कौन कौन सी है उनकी बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये होता है वैक्यूम में। लाइट स्पीड डिपेंड ऑन मीडियम, ठीक है। मैक्सिमम इन वैक्यूम, वैक्यूम के बाद एयर, एयर के बाद लिक्विड और लिक्विड के बाद सॉलिड, ठीक है। चलें आगे बात करते हैं कि प्रकाश के बारे में एक और पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एक स्थान से या के रूप में गति करता है। अब बात आ गई विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये बताने जा रहा हूं मैं। भाई विद्युत चुंबकीय तरंगे बिल्कुल मैं मेरी फिंगर से बताता हूं। देखो, अगर मैं कह रहा हूं ये मेरी जो 4 फिंगर, जो मैंने ये फिंगर निकाली है, ये इस तरफ जा रही है मुझसे दूर, यानी अगर ये प्रकाश की गति की दिशा है, तो जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है, प्रकाश की किरण जा रही है, उसके परपेंडिकुलर एक अंगूठा आ गया है, देखो लंबवत आ गया है, और दूसरी ये मिडल फिंगर आ रही है जो आपकी और डिनोट हो रही है, ठीक है। देख लो, ये भी प्रकाश की गति की दिशा के लंबवत है, ये अंगूठा भी उस 4 फिंगर के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है। किधर से भी देख लो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब जिस दिशा में प्रकाश जा रहा है उसकी गति की दिशा के लंबवत 2 विद्युत और चुंबकीय घटक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ऐसी तरंगे ही क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी इनके नीचे ही मैं यहीं पर इनको समझा देता हूं। विद्युत चुंबकीय तरंगे की इनकी गति की दिशा के लंबवत, परपेंडिकुलर, विद्युत एवं चुंबकीय घटक, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, विद्युत एवं चुंबकीय घटक पाए जाते हैं। और ऐसी ईएम वेव्स कौन सी हैं देख लेते हैं। पूरा एक स्पेक्ट्रम बता रहा हूं, सीक्वेंस से ही ध्यान रखना उसको। आर बोले तो रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे या रेडियो वेव्स, ठीक है। इंग्लिश में मैं टर्म्स बोल रहा हूं, रेडियो वेव्स। फिर एम, एम बोले तो माइक्रोवेव्स या सूक्ष्म तरंगे। फिर आ जाता है आई, आई बोले तो अवरक्त विकिरणें, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, आई बोले तो इंफ्रारेड, ठीक है। ये जो इनिशियल्स लिख रहा हूं ये इंग्लिश के टर्म्स के अकॉर्डिंग ही लिख रहा हूं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड। फिर इसके बाद आ जाता है वी, वी बोले तो विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश। फिर इसके बाद यू, यू बोले तो अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी विकिरणें। फिर आ जाती हैं एक्स, बोले तो एक्स रेज, एक्स विकिरणें। और फिर जी, जी बोले तो गामा रेज, गामा विकिरणें, गामा रेज। ये सभी जो भी नीचे एग्जाम्पल लिखे सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के एग्जाम्पल है। रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी विकिरणें, एक्सरेज और गामा रेज सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल हैं। हमारी आंखें यानी हमारे नेत्र केवल इनमें से ये दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट को देख सकती हैं।
इस विजिबल लाइट में भी आपने वो एक कईयों ने याद भी कर रखा होगा विबग्योर। तो ध्यान रखना ये दृश्य प्रकाश में जो हमें दृश्य प्रकाश दिखाई देता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? विबग्योर। वी से फिर कह रहा हूं हिंदी में याद मत करना। देखो हिंदी में कई बार क्या होता है, नीला, सुनहरा नीला, मोरपंखी नीला, गहरा नीला, अलग अलग नीले हो जाते हैं, आसमानी नीला। लेकिन इंग्लिश में कभी ये टर्म्स नहीं बदलेंगी, हिंदी में फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं मना करता हूं हमेशा, चाहे हिंदी मीडियम के हो तो भी इंग्लिश में ही याद रखो। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। और ये सीक्वेंस में ही ध्यान रखना, यानी इंफ्रारेड के बाद कौन आएगा? रेड। और वॉयलेट के बाद में कौन आएगा? अल्ट्रा वॉयलेट। शब्द इंग्लिश में ही ध्यान रखने, लिखवा दूंगा अभी ये इनका मतलब क्या है विबग्योर का, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये जो विबग्योर है या ये मैं कहूं ये दो दृश्य प्रकाश है, ये किससे मिलकर बना है? इन 7 रंगों से मिलकर बना है। दृश्य प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश भी हमें क्या है? रंगहीन यानी सफेद प्रकाश दिखाई देता है। वो सफेद प्रकाश इन 7 रंगों के मिश्रण से सफेद दिखाई दे रहा है। बाकी जो है अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, या इधर मैं बात करूं अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगें या रेडियो तरंगें, ये हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। आपका मोबाइल होता है, आपका जो रेडियो होता है, आपकी जो टीवी है, वो सभी ये रेडियो और सूक्ष्म तरंगों यानी रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स पर आधारित होते हैं। क्या जब फोन पर बात करते हो तो उसमें ये सूक्ष्म तरंगें या माइक्रोवेव्स आती हुई दिखती हैं क्या? या रेडियो चला रहे हो तो रेडियो के आसपास से हवा में से आकर ऐसे तरंगें घुसती हुई दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, क्योंकि आपकी आईज केवल इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख सकती। ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगें, लेकिन इनको हमारी आईज, हमारी आंखें देख नहीं सकती। इनकी बात करूं रेडियो, माइक्रो और अवरक्त विकिरणों की। रेडियो और माइक्रो का प्रयोग मैंने बता दिया, फोन में करते हैं, मोबाइल में करते हैं, टीवी में करते हैं, रेडियो में करते हैं, रडार में करते हैं। अवरक्त विकिरणों का प्रयोग टीवी के रिमोट में करते हैं, पढ़ा भी होगा। टीवी के रिमोट में ध्यान से देखना, अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। मैंने कहा आप अवरक्त विकिरणों को देख नहीं सकते, लेकिन एक काम करो, आज ही कर लेना, भले ही हो टीवी का रिमोट हो या सेट टॉप बॉक्स का रिमोट हो, उसके जो आगे वो एक छोटी सी लाइट सी लगी रहती है, वो सेंसर होता है। जब बटन दबाते हो तो उसमें से अवरक्त विकिरणें निकलती है, लेकिन जब आप आगे देखोगे तो आपको वो वहां पर कुछ नहीं दिखाई देगा। और वही एक काम करो, अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करना और फिर उस वो जो सेंसर लगा हुआ ना उसको उस कैमरे से देखना, मोबाइल की स्क्रीन पर देखना और फिर बटन दबाना, तो वहां पर आपको कुछ पर्पल पर्पल सी लाइट दिखाई देगी, पर्पल कलर की। बिकॉज आपके कैमरे में क्या ऐसे सिलिकॉन सेंसर लगे हुए रहते हैं जो कि इन अवरक्त विकिरणों को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपकी आंखों में नहीं होते वो सेंसर। तो ये अवरक्त विकिरणों का प्रयोग कहां करते हैं? टीवी या लैपटॉप, जो सेट टॉप बॉक्स के रिमोट वगैरह में करते हैं। संचार, कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, ये भी तो संचार में ही है। रेडियो भी संचार है, टेलीविजन भी संचार है और मोबाइल भी संचार पर ही आधारित होता है। तो ये संचार में इनका प्रयोग करते हैं अवरक्त विकिरणें। और दृश्य विकिरणें भी आजकल संचार में प्रयुक्त की जाती हैं। लाइफाई, ध्यान रखना, एक शब्द बता रहा हूं, लाइफाई, लाइट फाइडेबिलिटी। जैसे वाईफाई होता है ना, वैसे ये लाइफाई होता है, लाइट फाइडेलिटी। ये लाइट फाइडेलिटी का मतलब क्या है कि आपको इंटरनेट के लिए लाइट की आवश्यकता होगी, कोई केबल वगैरह की जरूरत नहीं है। एक एलईडी बल्ब की सहायता से आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हो और हाई स्पीड, अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट होता है। हालांकि अभी भारत में इतना बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ है, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा लाइफाई से। तो लाइफाई किस पर आधारित है? ये दृश्य प्रकाश पर। एलईडी का जो प्रकाश होता है वो हमें दिखाई देता है। अल्ट्रा वायलेट की बात करें तो ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके बाद देखो, वायलेट के बाद सब मैंने काले रंग से लिखे, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, सब काले रंग से लिखे, क्योंकि ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आयननकारी विकिरणें होती है। तो ये भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन ये कैसी है? आयननकारी, आयनाइजेशन कर देती है, हमारे अंदर कैंसर उत्पन्न कर सकती है ये तीनों विकिरणें।
हालांकि कैंसर की गांठ को नष्ट करने में भी इनका प्रयोग करते हैं, एक्सरेज का, गामा रेज का। तो एक्सरेज का हम प्रयोग करते हैं। पराबैंगनी का मैंने बता दिया कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणें बचाती कौन है? ओजोन की लेयर बचाती। एक्सरेज की बात करूं तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का, या कई बार मेटल डिटेक्टर वगैरह में इन एक्सरेज का प्रयोग करते हैं। गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है, मोटी स्टील की चद्दर के भी आर पार निकल सकती है। इतना मोटा स्टील की अगर कोई चद्दर है उसके आसपास आर पार भी निकल सकती है, इतनी ज्यादा इनमें क्या होती है? एनर्जी होती है। बाकी इधर इधर जाओगे ना, जैसे ही गामा से रेडियो की तरफ जाओगे, इन तरंगों की ऊर्जा में कमी आती है, और इतनी कमी आ जाती है कि आप अपने टीवी के रिमोट के आगे अपना हाथ रख लो, वो तरंगें टीवी तक नहीं पहुंच पाएगी। देख लो भले ही, कई बार आपने देखा भी होगा, टीवी के रिमोट के आगे हाथ रख लो तो इससे वो सिग्नल को कैच नहीं करती। कारण था ना कि ये अवरक्त विकिरण आपके हाथ को भी पार नहीं करती, और ये एक्स विकिरण आपके शरीर के आर पार निकल जाती। तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें। और अब बचता है, यहां पर हमने देख भी लिया कि द्वैत प्रकृति है किस तरह से, प्रकाश के गुणों की बात की। आगे हम बात करेंगे कि प्रकाश की कौन सी परिघटनाओं में कणों के समान व्यवहार करता है, कौन सी में तरंग के समान व्यवहार करता है, और फिर उन परिघटनाओं को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी बातें अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ध्यान से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास ऑफ करता हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते। एलईडी में हम सामान्यतया धातु नहीं, जो हम बात करते हैं मेटलॉइड्स की, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि की बात करते हैं, उपधातुओं की। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक। तो बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।